सॉल्यूशन के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर है वह द सॉलिड स्टेट। एक्चुअली में यही पहला चैप्टर है। पिछले साल सॉलिड स्टेट हम लोग का हटा दिया गया था सिलेबस से। इस बार सुन रहे हैं कि, और जैसा पता चला ऑथेंटिक न्यूज़ है कि सॉलिड स्टेट फिर से ऐड कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी पता नहीं चल पाया कि इसको हटाया क्यों गया था। इसी को बोलते हैं सिलेबस चेंज करना। ठीक है, एक बार हटा दिए, एक बार ऐड कर दिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है द सॉलिड स्टेट, है ना। नाम ही है सॉलिड स्टेट। यानी अगर हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करें तो मैटर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, गैसियस के बारे में हम लोग 11th में पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, ये सब। ठीक है, और उसी में थोड़ा सा हम लोग को था लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ना था। लेकिन लिक्विड स्टेट का मेजर टॉपिक पढ़ना है फिजिक्स में, और चैप्टर का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। सब कुछ पढ़े होंगे, शायद 11th में ही है। ठीक है, फिर से वापस हम लोग को सॉलिड स्टेट पढ़ना है केमिस्ट्री में। ठीक, तो ये चैप्टर हम लोग का बेस्ड है किस चीज पे, है ना, उसको जरा समझना है। यानी यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से के बारे में, जिससे सॉलिड बनता है। ठीक है, बहुत सारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जुड़ेगा तब सॉलिड बनेगा। आखिर जैसे हम लोग को पता है गैसियस सब्सटेंस का जो पार्टिकल्स होता है उसके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, बहुत वीक होता है, रैंडमली मूव करता है। उसके बाद लिक्विड के बीच में, पार्टिकल्स के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, और सॉलिड में सबसे स्ट्रांग होता है, जिसके कारण वो डिफिनिट शेप बना पाता है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में हम लोग को कंस्टिट्यूएंट, नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पढ़ना है। साथ ही साथ जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है पार्टिकल्स के बीच में, जिसके कारण सॉलिड का बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ना है। साथ साथ इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड, आखिर सॉलिड में डिफेक्ट क्यों होता है, ठीक है, वो। साथ ही साथ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मतलब बहुत सारा सॉलिड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे आ जाता है, नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सब चीज हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें सॉलिड में, तो सबसे पहले अगर थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर ये टॉपिक के बारे में थोड़ा सा देखें तो हम बेसिक बात बता रहे हैं जो बहुत पहले से हम लोग जानते आ रहे हैं। मैटर का 3 स्टेट्स हम लोग मेनली बांट के चलते हैं। गैसियस स्टेट, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखते हैं, बहुत लोगों का कंप्लेन था कि सर छोटा लिख रहा है, पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अब जरा देख लो गैसियस स्टेट। सेकंड नंबर है लिक्विड स्टेट, है ना। गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट, ये 3 स्टेट है, गैसियस, लिक्विड, सॉलिड। ठीक है, गैसियस में जहां पार्टिकल्स या एटम मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कमजोर होता है। लिक्विड में ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, लिक्विड में ये डिस्टेंस जो है थोड़ा कम होता है। लेकिन सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है आपस में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स से, ये इसके अंदर हम दिखा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़ा रहता है। तो यहां पे हम एक बात बोल सकते हैं, मैटर गैसियस स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा या सॉलिड स्टेट में रहेगा, ये डिपेंड करता है आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे पर। ठीक है, तो हम लोग को इस चैप्टर में जो पार्टिकल्स है उसके नेचर के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही इसके बीच में किस तरह का अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो भी पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन में हम लोग को सॉलिड स्टेट में पढ़ना है नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और दूसरा क्या बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज,
बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो जरा देखते हैं, देखो तो इंट्रोडक्शन में जरा देख लेते हैं, और ये इंट्रोडक्शन सब तो तुम लोग के एनसीईआरटी में भी पढ़ना है। इंट्रोडक्शन पहला, नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी किस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से सॉलिड बना हुआ है वह, और सेकेंड टाइप्स ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये मेनली ये है। इसके अलावा जो हम लोग बात किए, सॉलिड, कोई भी सॉलिड 100% परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, और साथ ही साथ वैसे सॉलिड जो जिसका प्रॉपर्टी चेंज कर जाता है, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गया, किसी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होता है, आखिर क्यों है, किसी सॉलिड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है किसी में नहीं है, ये सब हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग का जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, जो कि हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं। जैसे एक जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक बहुत कॉमन है सॉलिड के बारे में, कि सॉलिड का डिफिनिट शेप, वॉल्यूम और मास होता है ना, यानी डिफिनिट शेप, वॉल्यूम एंड मास, ये तो सबको पता है। आगे वाला एक पॉइंट होगा कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में क्यों रहता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो सेकेंड हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रांग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, थर्ड नंबर क्या हो सकता है, थर्ड नंबर पार्टिकल्स के बीच, जो सॉलिड है उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस काफी कम होता है, तो शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। फोर्थ पॉइंट है, जहां गैसियस में स्टेट में पार्टिकल्स रैंडमली मूव करता है, लिक्विड में भी थोड़ा सा मूवमेंट होता है लेकिन गैसियस की तरह नहीं होता है। सॉलिड में सिर्फ पार्टिकल्स जो है मीन पोजीशन के लॉन्ग ऑक्सीलेट करता है। ठीक है, यानी ऑक्सीलेट्स along मीन पोजीशन। ठीक है, और एक और है पांचवा, जहां गैस इजिली कंप्रेस होता है, उसको इजिली कंप्रेस किया जा सकता है। लिक्विड और सॉलिड इनकंप्रेसेबल होता है, नॉट कंप्रेसेबल, है ना। नेक्स्ट हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड को क्लासिफाइड किया गया है दो तरीका से, और ये क्लासिफिकेशन है अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेसिस पे सॉलिड को दो तरीका से हम लोग क्लासिफाई करते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जहां कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे वो सॉलिड बना है वह लॉन्ग रेंज और सिस्टमेटिक अरेंज रहता है, एक ही जैसा अरेंजमेंट काफी दूर तक जाता है। ठीक है, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में ये जो अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का शॉर्ट ऑर्डर होता है, बहुत दूर तक एक ही तरह का अरेंजमेंट नहीं जाता, कुछ दूर तक जाएगा फिर नया तरह का अरेंजमेंट, फिर अलग तरह का अरेंजमेंट। तो ये दोनों जो डिस्टिंग्विश ये क्लासिफाइड किया गया है सॉलिड को, वो क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिस्टमेटिक लॉन्ग रेंज तक एक ही ऑर्डर में अरेंज है तो वैसे सॉलिड को हम लोग
क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे, और वैसा सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्ट की शॉर्ट ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब अरेंजमेंट, शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट, यानी बहुत दूर तक वो नहीं जा रहा है एक ही जैसा, तो ऐसे सॉलिड को हम लोग एमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, ये देखो, इसका अरेंजमेंट देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये अरेंजमेंट एक ही तरह का पार्टिकल्स है और बहुत सिस्टमेटिक अरेंज है, बहुत सिस्टमेटिक अरेंज है। एक एग्जांपल जस्ट इसी तरह से हम बता रहे हैं, ये देखो एक ही तरह से है, तो ये हम लोग का क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है लॉन्ग रेंज, काफी दूर तक, यहीं तक नहीं है, काफी दूर तक एक ही जैसा अरेंजमेंट, इधर भी एक ही जैसा अरेंजमेंट, इधर भी एक ही जैसा अरेंजमेंट, तो उसको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। और अगर यही सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं हो, है ना, इस तरह का हो, अलग अलग तरह का पार्टिकल्स और कुछ दूर तक एक जैसा गया फिर चेंज हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो दो तरह का सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट है। जरा दोनों के हम सिंपल सा डेफिनेशन देख लेते हैं, और साथ ही साथ दोनों का प्रॉपर्टीज वगैरह भी हम लोग को पढ़ना है। दोज सॉलिड whose constituent particles like atoms, molecules or ions have an ordered arrangement extending over a long range। क्रिस्टलाइन सॉलिड वैसा सॉलिड कुछ एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है, जिससे वो बना हो, चाहे वो एटम से बना हो, मॉलिक्यूल से बना हो या आयन से बना हो, वो पार्टिकल्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब बहुत दूर तक एक ही अरेंजमेंट में हो, ठीक है, उसी को हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, सेकंड है हम लोग का एमॉर्फस सॉलिड। तो एमॉर्फस सॉलिड वैसा सॉलिड है, दोज whose constituent particles, है ना, इसमें एटम मॉलिक्यूल आयन ना लिखकर लिखिए constituent particles are randomly arranged। ये सिंपल सा डेफिनेशन है। ठीक, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, यानी जैसे ही किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ये पहुंचेगा पूरा का पूरा सॉलिड मेल्ट हो जाएगा। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, इसका मतलब ये धीरे धीरे सॉफ्ट होता है फिर उसके बाद मेल्ट करता है, यानी एमॉर्फस सॉलिड जिसको हम टर्म यूज करते हैं ग्रेजुअली मेल्ट करता है, पहले सॉफ्ट होगा फिर उसके बाद मेल्ट करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और ये तुम्हारा ग्रेजुअली जो है ये मेल्ट करता है, यानी इसको हम लोग बोलेंगे सॉफ्टेन ओवर ए लॉन्ग रेंज टेम्परेचर। ठीक है,
नेक्स्ट देखो थर्ड नंबर अगर हम लोग बात करें, काफी ये भी हम लोग का डिस्टिंग्विश आता है ना लिखने के लिए। तो एक डिस्टिंग्विश है, इसका डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होता है, तो दूसरा है अरेंजमेंट, है ना। अरेंजमेंट किस तरह का होता है, ठीक है। तो अरेंजमेंट का तो हम लोग डिफिनेशन ही देखे हैं, क्या होता है, ये होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और ये क्या होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, और वह है नेचर। नेचर का मतलब जहां क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग सूडो सॉलिड बोलते हैं। और 5 नंबर जो है ये भी नेचर ही है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जहां एन आइसोट्रॉपिक कहलाता है। ये क्या है, नया टर्म आ रहा है, एन आइसोट्रॉपिक कहलाता है। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोट्रॉपिक, ठीक है। दोनों का हम लोग को डिफिनीशन पढ़ना है। एनिसोट्रॉपिक का बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, सो डिफरेंट वैल्यूज, अब किसका वैल्यूज है बता दे रहा है, सो डिफरेंट वैल्यूज व्हेन measured along different डायरेक्शन, यानी वैसा ये एनाइसोट्रॉपिक तुम्हारा क्या हुआ कि बहुत सारा सॉलिड का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है उसका पोजीशन चेंज करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस हो गया या ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, उसका भी वैल्यू चेंज हो जाता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दिखा रहे हैं, देखो समझना है। ये देखो ये एक सॉलिड है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ये आई हो गया। अब बताओ लाइट है ना, जब ये लाइट ये सॉलिड के अंदर एंट्री करेगा तो क्या इसी डायरेक्शन में जाएगा या ये मुड़ेगा, परपेंडिकुलर की तरफ मुड़ेगा, है ना, और फिर परपेंडिकुलर से अवे। लाइट में सब पढ़े हो गए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। तो देखो shows different value when measured along different direction, यानी ये सॉलिड का यहां पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले तो साइन आई बाई साइन आर, और आई का वैल्यू और आर का वैल्यू जो भी होगा हम लोग रखेंगे। तो मान लिए कि इसका वैल्यू आ गया x1, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल ले रहे हैं। अब इसी सॉलिड को ऐसे रख दिए, सेम सॉलिड को इस तरह से रख दिए, ठीक है, और इस सॉलिड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। यानी जितना एंगल से यहां पे लाइट भेज रहे थे उसी एंगल से लाइट भेजेंगे, ये हमारे लिए पॉसिबल है। लेकिन अंदर में क्या एंगल होगा ये पॉसिबल नहीं है, वो डिपेंड करता है पार्टिकल्स का नेचर पे। तो अंदर में जो एंगल मिला होगा, है ना, वो मेजर करेंगे, फिर बाहर ये लाइट अवे जाएगा। यहां पे म्यू निकालें, ठीक है, साइन आई बाई साइन आर से, आई का वैल्यू दिए, आर का वैल्यू दिए, है ना। तो जहां इसका वैल्यू x1 आया तो इसका वैल्यू आ गया x2, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एनाइसोट्रॉपिक वैसा नेचर होता है जिसमें ऑब्जेक्ट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका पोजीशन बदल देंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का वैल्यू चेंज होगा। तो यहां पे मैं यहां पे निकाला हूं किसका, ये है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू चेंज होगा कब? जब पोजीशन बदल देते हैं तब। अब यहाँ पे जरा हम लोग समझ लें कि क्यों ऑब्जेक्ट का जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका पोजीशन बदलते हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का वैल्यू क्यों चेंज हो जाता है। यही प्रॉपर्टी उसको कहते हैं हम लोग एनाइसोट्रॉपिक। जरा देखो एकदम ध्यान से समझना है सबको। जैसे इधर से ये हम लोग का क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑर्डर में है ना, एक ही अरेंजमेंट में है। डॉट है, फिर बॉल है, फिर डॉट है, बॉल है, अलग अलग कलर का, एक ब्लैक है और एक ब्लू है। ठीक है। अब जरा देखो, यहां से लाइट पास कर रहा है ना, यहां से लाइट पास किया, ठीक है, और इधर अपना जिधर ही बुरा हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखो, जब लाइट इधर से पास कर रहा है तो इस लाइट के साथ कैसा अरेंजमेंट मिल रहा है? ये डॉट बॉल डॉट बॉल डॉट बॉल डॉट बॉल डॉट बॉल, ऊपर नीचे। ठीक है। अब तो यहां पे जो लाइट है उसको अलग तरह का ऑर्डर मिल रहा है। ठीक है, इस तरह का ऑर्डर। अब इसी लाइट को इधर से भेज रहे हैं। जरा देखना ये ऑर्डर कैसा मिल रहा है। ये देखो, तो ये लाइट जब ऐसे जा रहा है तो इसको मिल रहा है ये बॉल 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 ब्लू कलर का, इधर डॉट 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 डॉट। तो जरा बताओ, क्या जो लाइट जा रहा है उसको सेम ऑर्डर का पार्टिकल्स मिल रहा है? ऑर्डर चेंज मिल रहा है ना। उसका रिजल्ट ये होता है, उसका रिजल्ट यही होता है कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है वो चेंज। तो फिर एक बार समझ लेना है, बहुत सिंपल बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि ये लाइट जब गया तो इसको अलग तरह का अरेंजमेंट से इंटरेक्शन हो रहा है ना, और ये लाइट को अलग तरह, इस कारण यहां पे वो कितना एंगल से निकलेगा और यहां पे जो कितना एंगल से निकलेगा वो अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग है। तो इसके कारण जितना भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका जब पोजीशन बदल देते हैं तो उसमें तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का वैल्यू चेंज कर जाता है। नेक्स्ट हम लोग का है आइसोट्रॉपिक। ये आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी एमॉर्फस सॉलिड में होता है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट को किसी भी तरफ से घुमा के अगर हम लोग उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं मिलता है। तो ये ऐसा अब इसमें क्यों होता है इस बात को हम लोग समझते हैं। उससे पहले एक बड़ा छोटा सा हम लोग का डिफिनेशन है, तो जरा लिख लेते हैं। वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल properties would be same along any direction। यानी ऑब्जेक्ट को किसी भी तरफ से घुमा दो, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कौन कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। अब इसको जरा समझते हैं। देखो यहां पे वैल्यू क्यों चेंज हुआ, क्लियर है ना। ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। आइसोट्रॉपिक में ऐसा क्या है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। तो रीजन है उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो डिसऑर्डर होना। जैसे देखो यहां पे थोड़ा सा हम इस बात को समझा रहे हैं। ये देखो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑर्डर में नहीं है। तो क्या है, जरा थोड़ा इसको समझना है, उससे थोड़ा सा ये अलग है। देखते हैं अब क्या है इसमें। देखो ये ठीक है, देखो मान लो दो व्यक्ति है, एक यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहा है और एक यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो उसको क्या कोई ये ऑर्डर में अरेंज दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा।
वो यहां से भी देखेगा तो कहेगा कि वो एक सॉलिड है जिसमें ब्लैक कलर का पार्टिकल है और ब्लू कलर का पार्टिकल्स है। दूसरा व्यक्ति भी यहां से देखेगा तो उसको भी क्या लगेगा कि एक सॉलिड है, उसमें ब्लैक कलर का पार्टिकल है और ब्लू कलर का पार्टिकल है, और दोनों यही बात कहेगा, दोनों कहेगा कि वो इसमें अरेंजमेंट जो है डिसऑर्डर है। यानी वो इधर से देखे या इधर से देखे, उसको लगेगा कि वो जो ब्लू कलर पार्टिकल है वो बीच में है और ब्लैक वाला पार्टिकल उसके चारों तरफ से है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां से या यहां से कहीं से भी उसको अरेंजमेंट, उसको एक ही तरह का अरेंजमेंट करने का मतलब डिसऑर्डर होने के कारण उसको लगेगा एक ही तरह का, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे वो बताएगा क्लियरली कि इधर से उसको दिखाई देगा तो बॉल डॉट और इधर से उसको दिखाई देगा, इसी तरह एक ही तरह का अरेंजमेंट दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसको लगा कि वो ये तो ग्रुप है जिसमें ब्लैक बॉल और ब्लू बॉल है, एक ही तरह का अरेंजमेंट उसको लगेगा। तो यहां से कहीं से भी लाइट पास करेगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो आइसोट्रॉपिक और एनिसोट्रॉपिक का डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी क्रिस्टलाइन सॉलिड सब एनाइसोट्रॉपिक होता है और जितना भी एमॉर्फस सॉलिड सब आइसोट्रॉपिक होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो यहां पे क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सॉलिड, वो सॉलिड किस तरह के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना हुआ है, सॉलिड के बीच में किस तरह का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है और उस तरह का सॉलिड का क्या प्रॉपर्टीज होगा। ठीक है, तो देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड कितना तरह का होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, इतना ही टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड में। सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड है ना। मॉलिक्यूलर सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, नाम ही है मॉलिक्यूल्स होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, यानी वैसा सॉलिड जो मॉलिक्यूल्स के आपस में रेगुलर अरेंजमेंट से बना हो, ऑर्डर में बना हो, उसी को हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड का भी अपना टाइप्स होता है। कौन कौन सा टाइप्स है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोलर, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। यानी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब क्या हुआ कि वैसा मॉलिक्यूल्स जो पोलर इन नेचर हो। ठीक है, जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, HI के बारे में बोल सकते हैं। ये पोलर क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन में आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा, जिससे ऐसे पार्शियल नेगेटिव और इसमें पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका अपना टाइप्स है मॉलिक्यूलर सॉलिड का। पोलर, पोलर यानी इसमें मॉलिक्यूल्स ही होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होगा, बस वो पोलर इन नेचर होगा। तो अब बताओ पोलर है तो इसके बीच में दूसरा जो मॉलिक्यूल्स है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इसके बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग बोलते हैं डाइपोल, डाइपोल इंट्रैक्शन, है ना। पोलर के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल, डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल, डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड जो है वह है नॉन पोलर, नॉन पोलर सॉलिड। तो नॉन पोलर किसको बोलेंगे, जैसे Br2, Br2 पे क्या पोलैरिटी डेवलप करेगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव तो डेवलप नहीं करेगा, इसको नॉन पोलर। अब जरा बता दो, नॉन पोलर के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता था उसका नाम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट नाम था, लंदन फोर्स या लंदन डिस्पर्सन, डिस्पर्सन फोर्स, लंदन डिस्पर्सन नॉन पोलर के बीच में जो फोर्स लगता है उसको लंदन डिस्पर्सन फोर्स। और थर्ड
थर्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड यानी यहाँ पे वैसा मॉलिक्यूल जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबका प्रॉपर्टीज भी अभी हम लोग देखेंगे। क्या है हाइड्रोजन बॉन्डेड? जैसे वाटर, जैसे वाटर H2O, वाटर पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, ये हो गया। तो ये आपस में जिस अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़ा रहता है, इस जो बॉन्ड हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव आपस में जिस अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़ा हुआ रहता है, उस बॉन्ड को ही हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो तीन तरह का, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड में जो फोर्स लगता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो अब इसका प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो देखो, इन लोग का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लो से मॉडरेटली हाई होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो टू मॉडरेटली हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ये। और अगर बात करें कंडक्टिविटी में, तो जो नॉन पोलर है ना, उसमें किसी भी तरह का कोई कंडक्टिविटी नहीं होता। पोलर में जैसे वाटर वगैरह हो गया, पोलर उसमें कंडक्टेंस डेवलप करता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड तीन तरह का हो गया, पोलर, नॉन पोलर, है ना, और हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है। पोलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, नॉन पोलर जिसका एग्जांपल Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है, जिसपे पोलैरिटी डेवलप नहीं करता है, वो लंदन फोर्स है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, HF हो गया, उसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स। नेक्स्ट हम लोग का आयनिक सॉलिड, काफी कॉमन है, सब कोई नाम इसका सुने होंगे। आयनिक सॉलिड NaCl, MgCl2, जितना भी आयंस है सब आयनिक सॉलिड का ही टाइप्स है। जितना भी आयंस के आपस में जुड़ने से बनता है, यानी आयनिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा? पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस आपस में किस फोर्स से जुड़ा रहता है? वो फोर्स कहलाता है आयनिक बॉन्ड, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं उसको। ज्यादा हम लोग का कॉमन है आयनिक बॉन्ड। प्रॉपर्टीज में यहाँ पे ये जहां आयनिक जितना भी होता है आपस में स्ट्रांगली जुड़ा हुआ रहता है, तो वो हार्ड एंड ब्रिटल, है ना, हार्ड एंड ब्रिटल होता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। थर्ड नंबर हम लोग का है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड में एटम्स जो है आपस में नेटवर्क टाइप का बॉन्ड बनाया रहता है। एटम कनेक्टेड, थोड़ा सा छोटा हो रहा है, एटम कनेक्टेड विथ नेटवर्क। नेटवर्क यानी एक दूसरे से जुड़ते चला जाता है। जैसे देखो इसका एग्जांपल एक हम दिखा दें, सिलिकॉन, ये है ना, नेटवर्क टाइप का ये हो गया, ठीक है, ये हो गया था। इसको अलग से देखेंगे हम लोग। तो अब इसमें देखो, इसमें कौन सा है, यहाँ पे जो फोर्स है उसको कोवैलेंट बॉन्ड ही बोलेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड से बनता है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। एग्जांपल में डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब इसी का एग्जांपल है, ठीक है। इसमें कुछ सब्सटेंस कंडक्टर्स कंडक्टिविटी शो भी करता है और कुछ कंडक्टिविटी नहीं भी शो करता है। नेक्स्ट नंबर है मेटालिक। मेटालिक, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम सी होता है, जो इलेक्ट्रॉन से चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है।
और इसमें जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड, और इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरिएबल होता है, यानी किसी का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, किसी का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। और चूंकि मेटल है तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, तो इसका हम लोग लिखेंगे वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट। अलग अलग, किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, किसी का कम, ठीक है। लेकिन हम लोग साथ साथ ये भी बोलेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।